ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से और हुए भी, बातचीत शुरू हुई, जो भी चीज़ें सूरत हाल, लेकिन बीच में हमने बयानात का सिलसिला रुकता हुआ नहीं देखा। ख्वाजा आसिफ हो, अता ताड़ा साहब हो, कोई भी हो, ये जो बयानात का सिलसिला है, इससे आपको लगता है कि वाकई ये मुज़ाकरात में सीरियसनेस का एलिमेंट मौजूद है? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए भी बन गया है कि दोनों जमातों ने गुज़िश्ता 3 साल में कम अज़ कम यही किया है कि उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं और उन्होंने सियासी फ़िज़ा को या सियासी दर्जा हरारत को बुलंद रखा है। अब उस सारी सिचुएशन के बाद जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो ये तो अंडरस्टूड है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि वन फाइन डे हमें पता चले कि सब सियासी ताने बंद हो गए हैं, तो वो एक दूसरे को ताने भी देंगे, तनकीद भी करेंगे। लेकिन ये है कि पार्लियामेंट के फोरम पे स्पीकर साहब के सामने जो दोनों जमातें, इत्तेहादी जमातें बैठी हैं, उससे कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि साथ साथ चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि हम ये तवक्को करेंगे जी सियासी महाज पे बिल्कुल खामोशी छा जाएगी और उधर बैठ के सुकून से मुज़ाकरात हो रहे होंगे। तो मुज़ाकरात भी हो रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के सामने अपने मुतालबात भी रखेंगे, उसमें बातचीत भी होगी कि कौन सा ऐसा मुतालबा है कि जो फर्स्ट फेज़ में माना जा सकता है, कौन सा ऐसा है कि जिस पर थोड़ा वक्त लगेगा। फिर ये है कि दूसरी जानिब से ख्वाजा आसिफ हों, तलाल चौधरी हों या इधर से शहबाज गिल हों, ये लोग अपनी जो कारकर्दगी है वो भी दिखाने के लिए तुंदो तेज़ बयानात भी देते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा माजिद, ये जो जिन बयानात की हम बात कर रहे हैं, जाहिर है तुंदो तेज़ बयानात की आपने जहाँ जिक्र किया है, लेकिन जब एक चीज़ प्रोसेस के अंदर, हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ताल्लुक इस मुज़ाकरात से ही है, क्योंकि बयानबाजी हो या एक दूसरे पे तनकीद करना, उससे बज़ाहिर कोई चीज़ स्टेबल होती हुई हमें नज़र नहीं आती। तो इसमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हुकूमत की डू यू थिंक के ज़्यादा बनती है कि अगर तहरीक इंसाफ जो कि कई अरसे से रिलक्टेंट थी मुज़ाकरात को लेके, अब बिलाखिर उन्होंने भी कोई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, तो हुकूमत भी इस चीज़ को सीरियसली ले, बिकॉज जाहिर है अपोजिशन माने या ना माने, जाने या ना जाने, तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर तो है। बिल्कुल है, और मुझे लगता है कि हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि वो अगले 4 साल ये सारा मामला इसी तरह लेके चले। ना तो हमारी मुआशी सूरत हाल इस चीज़ की इजाज़त देती है, और ना शहबाज शरीफ को इतने ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं कि हम ये तवक्को करें कि जी उनको 4 साल में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जैसे ही कोई जलसे जुलूस मुजाहरे शुरू हों तो साथ ही मुआशी सूरत हाल जो है वो लड़खड़ाना शुरू कर देती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये एहसास मौजूद है कि हमने इस मसले का हल निकालना है। अब वो किस तरह निकालना है, ये बात दुरुस्त है कि स्टेट के पास या हुकूमत के पास ऑफ़र करने को, चीज़ें मानने को काफ़ी कुछ होता है, और उसी की बुनियाद पे फिर वो फर्स्ट फेज़ में कुछ काम करते हैं, फिर सेकंड में अगर वो एतमाद उसी तरह चलता रहे, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, तो ये सारा मामला होता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ चूँकि 1 करोड़ से ज़ायद वोट लेके आई है, तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना, उसको राज़ी करना गवर्नमेंट के पास ही है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत होती हैं। स्टेट अगर किसी फरीक को भी खुश करना चाहे या उनके हवाले से उनको कोई सेटिस्फाई करना चाहे तो उनके पास ऑफ़र करने को वाकई बहुत कुछ होता है। अच्छा, ये जो बैरूनी दबाव जिसकी हम बात करें, इससे हमने देखा पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई और अब अमेरिका की जानिब से भी दोबारा से कहा गया है, और ये जो मुशीर हैं ट्रंप के, उन्होंने भी इस हवाले से, रिचर्ड ग्रेनेल, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी। डू यू थिंक कि ये बैरूनी दबाव सिर्फ बातों की हद तक है, जो ख़तों किताबत होती रहती है? कल एक तज्ज़िया कर ये कहते हैं कि ख़तों किताबत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, जहाँ तक मामला है इजहार तशवीश का, तो वो तो मुल्क एक दूसरे के बारे में करते रहते हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पे यूरोपीय यूनियन का जो एलामिया है या GSP+ स्टेटस जो है, जिससे हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुंसलिक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है, उसमें इन साहब का जो आजकल PTI को बहुत पसंद आ रहे हैं, उनका क्या रोल होगा, किस हद तक वो इफ़ेक्टिव होंगे, ये चीज़ें तय होनी है। दूसरा ये कि अमेरिका एज ए स्टेट पाकिस्तान के ऊपर किस हद तक प्रेशर डाल सकता है कि आप एक पॉलिटिकल लीडर को जो कि अपोजिशन में है और जेल में है उसे रिहा करें। तो ये मेरा ख्याल है रियासतों ने तयन करना होता है
शख्सियात बिल्कुल मैटर करती हैं, लेकिन रियासतों के मुफादात मैटर करते हैं। अगर इस सारी सिचुएशन में अमेरिका को नज़र आएगा कि उन्होंने इमरान खान साहब को बतौर एंटी चाइना लीडर के तौर पे सपोर्ट करना है, तो फिर हो सकता है वो ये प्रेशर डालें कि हमें पाकिस्तान में एक ऐसा आदमी भी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में सीपैक पे काम रुक गया था। तो वो एक सेक्शन हो सकता है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब पे कोई नजर करम हो। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि रियासत जो है वो रियासत के मुफादात को देखते हुए एक दूसरे से डील करती है। अब डील करने के हवाले से भी स्टेटमेंट है कि एटमी ताकत वाले ममालिक से अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि जी डील करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी मुख्तलिफ होगी। डू यू थिंक कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा, जबकि नून लीग के मुताबिक वो चाहते हैं कि जी उनका पाला हुआ बच्चा दोबारा इक़्तिदार में आए, ये भी स्टेटमेंट दी गई है। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि वो अगर हम ये समझें कि इमरान खान साहब को तो वैसे यू टर्न लेने की बहुत आदत है। अभी 3 साल तक तो वो एंटी अमेरिकन लीडर के तौर पे सामने आए थे, और अब इस वक्त पूरी की पूरी पीटीआई इस चीज़ के फ़ज़ाइल बयान करने में लगी है कि अमेरिका को इंसानी हकूक़ की कितनी फ़िक्र है। तो ये उनके तज़ादात तो बिल्कुल कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन देखना ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से उस चीज़ पे कितना प्रेशर लिया जाता है या उस चीज़ को रेजिस्ट किया जाता है, और ये भी देखना कि अमेरिका किस हद तक प्रेशर डालता है। कई दफ़ा ये होता है कि आप स्टेटमेंट्स की हद तक या उससे मिलती जुलती कोई सिचुएशन करके तो मीडिया में या अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए कह देते हैं कि हाँ जी हमने एक एफर्ट की है या हमने आवाज़ उठाई है, बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा होता। मिसाल के तौर पर गज़ा का जो मामला है उसके अंदर स्टेटमेंट्स तो पूरी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशन मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ मैटर करती है कि उन्हें किसकी कितनी ज़रूरत है। अच्छा, मौलाना साहब भी पिछले दिनों बड़े नाराज़ थे, बिलाखिर उनकी मुलाकातों ने वो कुछ रंग लिया है, मुलाकातों से उनकी जो नाराज़गी है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है, जो मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से इत्तफाक होने के कुछ करीब करीब चल रहे हैं मामलात। जी बिल्कुल, उसमें इशू ये था कि जो 9/11 के बाद एक डिस्कशन थी और फिर सानिया APS के बाद हुई कि जो मदारिस हैं उनको किस तरह से रजिस्टर किया जाए या उनका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम क्या हो। तो एक वो तरीका है जो पिछले 50-60 साल चलता रहा, फिर एक ये है जो अभी पिछले 10-15 सालों में सामने आया, जिसमें हमने देखा है कि एक डायरेक्टरेट बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। बुनियादी तनाज़ा वही है कि पहले एक NGO के स्टाइल के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन होती थी वो थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात के बाद वो जो दोनों ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं उनको इख्तियार कर लिया जाएगा कि जो लोग उधर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनको भी कोई ना कोई आसानी मिल जाएगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो आपने गवर्नमेंट ने एक ओवरसाइट करना है ना, उसको निगरानी में लेके आना है। तो वो एक वजारत के साथ अगर कोई तनाज़ा चल रहा है तो दूसरी वजारत के साथ भी उस चीज़ को एडजस्ट किया जा सकता है। तो अभी चूँकि तहरीक इंसाफ से नई नई हुकूमत निकली है और उनके एहतजाजों से फारिग हुई है, तो अभी मेरा ख्याल है कि हुकूमत ये चाह नहीं रही कि वो एक और ढोल अपने गले डाल लें और उसे उन्हें बजाना पड़े। तो इसलिए लगता है कि कोई 1-8 महीने के अंदर इस चीज़ के ऊपर किसी फाइनल सेटलमेंट पे वो पहुंच जाएंगे और दोनों तरीकों में से कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट होगी। ये जो आपने कहा कि अभी हुकूमत अफोर्ड या मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी और तरह के केओस की, लेकिन बात वही है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये मामला हमेशा से हमने देखा है कि जब भी कोई मुख्तलिफ जमातें मिलकर एक हुकूमत बनाती हैं, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, उन्होंने भी एक कोई तकरीब के अंदर तनकीद की है हुकूमत के ऊपर, इंटरनेट के मामले को लेकर के भी और वैसे भी, तो उसमें बड़े चैलेंजेस हुकूमत के लिए मौजूद होते हैं, क्योंकि किसी वक्त कोई भी सियासी जमात या कोई भी मेंबर उठ के कोई तनकीद करता है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो लव हेट रिलेशनशिप है ये काफ़ी अरसे से है, जब से हम जानते हैं। डू यू थिंक कि ये चैलेंजेस अपनी जगह पे हुकूमत के लिए मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद इसलिए हैं कि ये जो इंटरनेट पे बंदिश है या VPN के मसाइल हैं जिससे सारा लर्निंग का या बिज़नेस का काम मुतासिर हो रहा है, ये वो चीज़ें हैं कि जिनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। और इसके डिफेंस में आप क्या कहेंगे? नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेंगे, वो तो एक बड़ी मुबहम सी टर्म है कि जिसको आप कहीं पे भी माजरत के साथ फिट कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि एक तरफ तो वो ये दावा करते हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव पार्टी हैं, साथ फिर जब ये पाबंदियां आती हैं और वो उसी गवर्नमेंट में होते हैं तो उनके लिए वो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और ये कई मॉडल्स हैं इंटरनेट पर पाबंदी के हवाले से, चेक एंड बैलेंस के हवाले से, लेकिन उसके अंदर जो यूथ है या वो लोग जो काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, उन पे पाबंदियां नहीं लगाई जाती, पॉलिटिकल स्क्रूटनी की जाती है
जिस तरह हमने देखा कि गल्फ के बहुत से कंट्रीज में है, चाइना में है, बिल्कुल। इस तरह के मॉडल्स हैं कि जहाँ पे आप पॉलिटिकल स्क्रूटनी करते हैं, लेकिन वो लोग जो ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप कोई उनको hurdles मुतासिर नहीं नहीं है, करते। हाँ। तो यहाँ पे ये हुआ है कि सारा कुछ बैठ गया है, तो उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो ये बहरहाल एक मुश्किल है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने जब ये हुकूमत में आए भी थे, इत्तेहादी हुकूमत बनी थी, तब भी पीपल्स पार्टी बड़ा सेफ प्ले किया था, और ये सब ने बात की कि पीपल्स पार्टी ने बहुत सेफ प्ले किया है, क्योंकि जो इल्ज़ामात थे या जो भी प्रोग्रेस रिलेटेड इश्यूज थे वो नून लीग के ऊपर आए थे कहीं ना कहीं घूम कर। तो इस वक्त भी पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल भुट्टो हो या कोई भी हो, उठकर किसी भी टाइम पे कोई भी तनकीद करता है और बाद में फिर उसके बाद हम एक मुलाकात में हंसी मजाक में वो चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आती है। डू यू थिंक कि वो इस सारी सिचुएशन में ख़ुद को बड़ा सेफली मैनेज कर रही है पीपल्स पार्टी? जी, उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये है कि अगर इन हाउस चेंज हुई तो वो एक बहुत बड़े प्लेयर हो सकते हैं। तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत बनाने का कोई ऐसा मौका उन्हें मिलता है तो कम से कम आवाम के सामने वो एक जस्टिफिकेशन रख सकें कि इन 5 या इन 10 मौक़ों पे हमने इख्तलाफ किया था और अब हम कुछ बेहतरी करेंगे। तो एक तो वो इत्तेहादी हैं, लेकिन दोनों का वोट बैंक सेपरेट है, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और दूसरा ये कि इस वक्त चूंकि तहरीक इंसाफ की वो ऑप्शन नहीं बन पा रही, तो पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ये समझती है कि अगर आइंदा इक़्तिदार मिला तो फिर हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, और उसके लिए फिर वो नून लीग के ऊपर कभी कभी थोड़ा सा सख्त हाथ रखते हैं, एहतजाज करते हैं, अपना इख्तलाफी नोट बताते हैं ताकि वो मुस्तकबिल की तैयारी की जा सके। अच्छा, कल मैं एक और टीवी चैनल के ऊपर भी एक इंटरव्यू में देख रही थी, पीपल्स पार्टी के एक मौसूफ थे, वो बैठे हुए यही कह रहे थे कि जी क्या कर रही है पंजाब हुकूमत, आप सिंध में आए, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा हेल्थ सेक्टर सब कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन पंजाब हुकूमत को लगता है कि जो वज़ीर आला हैं या दीगर लोग हैं वो पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट से लेकर क्रिसमस केक तक बांट रहे हैं, वो सारा कुछ चल रहा है। डू यू थिंक कि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ ठीक है कि पंजाब के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ काम हुआ है तो सिंध के अंदर हुआ है? मैं इसको लिंक करूंगा कि जो उनका एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट बनाने के वक्त पे, पीपल्स पार्टी के काम नहीं हो रहे पंजाब में, जिसकी वजह से उन्हें शिकायत हैं। और पीपल्स पार्टी के काम करने का मतलब ही ये है कि गवर्नमेंट उनको अपने हाथ से स्पेस दे रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के काम होने शुरू हो जाए। तो वो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है कि जिसमें हर एक की अपनी अपनी मजबूरी है और उसके साथ साथ उन्होंने चलना है। अगर वो पंजाब में नून लीग अपने हाथ से पीपल्स पार्टी को स्पेस देना शुरू कर देगी तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, वो उन हल्कों को लूज करने की पोजीशन में आ जाएंगे, या कम से कम एक कंटेंडर उनके सामने आ जाएगा कि जो उनका मुकाबला करेगा। तो इसलिए वो शिकवे शिकायत भी चलते रहते हैं। तरक्याती स्कीमें जो हैं या फंड्स हैं उसमें कभी वो कुछ दे देते हैं, कभी नहीं देते। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस वक्त पंजाब में तो डिपेंडेंट है, और उसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए फिर वो कभी कभी एहतजाज भी करते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन चूँकि मरकज़ के अंदर स्कोर कार्ड ऐसा है कि वहाँ से वो हिल नहीं सकते, तो इसलिए फिर उन्हें पंजाब में इस तरह से बयानात से काम चलाना पड़ता है। बयानात से। और इज इट सेल्फिश कि आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका हल्का लूज ना हो जाए, आपका वोटर इफेक्ट ना हो जाए, आवाम वही बेचारी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, उनके मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं? असूलन तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो ज़ाती मुफाद या जमाती मुफाद जो है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और ये बिल्कुल असूलन तो ऐसे होना चाहिए कि आप ग्राउंड पे इस चीज़ से बालातर होकर काम करें कि किस पार्टी को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप बुनियादी सहूलतें देंगे या आवाम तक डायरेक्ट एक्सेस होगी तो आवाम उसी की बुनियाद पे आपको अगली दफ़ा वोट भी करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर उस तरह से सोचों में वुसअत नहीं है, एक आला ज़रफ़ी भी नहीं होती कभी कभी, तो उसमें फिर अपने लोगों का, अपने कारकुनान का, वर्कर्स का ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें फिर बाकी जमातें या जो आवाम है, मिडिल क्लास है, वो उसके अंदर बिल्कुल इफ़ेक्ट होती है।